नमस्कार, मैं रचना शर्मा और चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश के समाचार। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में खेलों की सुविधाओं को विश्व स्तरीय बनाने की दिशा में मजबूती से कदम बढ़ाए जाने का दावा करते हुए कहा कि साल 2030 में अहमदाबाद में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय मंडल खेलों के शताब्दी संस्करण 100वां वर्ष में राज्य के खिलाड़ी देश का नेतृत्व करेंगे। मुख्यमंत्री ने यहां अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में पदक विजेता खिलाड़ियों को नियुक्ति पत्र और लक्ष्मण रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार वितरण कार्यक्रम के अवसर पर अपने संबोधन में कहा कि उनकी सरकार ने तय किया है कि हर मंडल मुख्यालय पर खेल महाविद्यालय बनाए जाएंगे और हर महाविद्यालय को किसी खास खेल के लिए उत्कृष्टता केंद्र के तौर पर विकसित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यह काम अभी से शुरू होगा ताकि जब 2030 में अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेलों का शताब्दी संस्करण हो तो राज्य के खिलाड़ी देश का नेतृत्व करें। ये स्पोर्ट्स कॉलेज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बहुत अच्छा काम करेंगे। उन्होंने कहा कि प्रतिभा के बल पर कोई भी खिलाड़ी अच्छी शुरुआत करता है, लेकिन बड़ी मेहनत ही उसे उसकी मंजिल तक पहुंचाती है। आज हमारा बजट खेल में कई गुना बढ़ा है और हम लोगों ने पर्याप्त मात्रा में बजट दिया है। पहले बजट नहीं होता था, अब हम बजट इतना देते हैं कि विभाग उसको खर्च नहीं कर पाता है। मुझे बार बार बोलना पड़ता है कि भाई ये बेहतरीन सुविधा खिलाड़ियों को उपलब्ध कराओ, खर्च करो इसको समय पे, आगे बढ़ाओ, अच्छे खिलाड़ियों को रखो, पुराने खिलाड़ियों को कोचेज के रूप में रखो, उन्हें उनकी अनुभव का लाभ वर्तमान पीढ़ी को देने के लिए उपलब्ध कराओ। और लगातार इसमें आज कार्य हो रहा है। आज हम लोगों ने प्रदेश में अवसर भी है, संसाधन भी है और प्रतिभा भी है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और खेल की सुविधाओं को हम लोगों ने बेहतरीन करने का काम किया है और उस दिशा में सरकार के स्तर पर ये जो प्रयास किया जा रहा है आज उसी का परिणाम है। हम लोगों ने अब खेल और खिलाड़ियों के लिए भी उस प्रकार की सुविधाएं दी है। आपने देखा होगा ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ी को एकल गेम में हम गोल्ड मेडल में 6 करोड़ रुपए की सहायता उसे उपलब्ध करवाते हैं। सिल्वर में 4 करोड़ की राशि उपलब्ध करवाते हैं और ब्रॉन्ज में 2 करोड़ की राशि राज्य सरकार अपने स्तर पर उसे उपलब्ध करवाने का काम करती है। इसी तरह एशियन, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप, सेप गेम्स में भी राज्य सरकार के स्तर पर सहायता उपलब्ध करवाने का कार्य होता है। वीरवर लक्ष्मण पुरस्कार और रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार से भी खिलाड़ियों को सम्मानित करने का काम होता है और उन खिलाड़ियों को और प्रोत्साहित करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हमारा एकलव्य क्रीड़ा कोष उस सहायता को आगे बढ़ाने में मदद करता है और उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जिसने सरकारी सेवाओं में खिलाड़ियों को नौकरी में प्राथमिकता दी है। प्राथमिकता, अब तक हम लोग 500 से अधिक खिलाड़ियों को पुलिस के अलग अलग पदों पर नियुक्ति पत्र उपलब्ध करवा चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शाहजहांपुर में सड़क चौड़ीकरण के दौरान शहीदों की मूर्तियां खंडित होने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। मुख्यमंत्री ने मामले का संज्ञान लेते हुए दोषियों पर कड़ी कार्रवाई और मूर्तियों को ससम्मान पुनर्स्थापित करने का आदेश दिया है। सड़क चौड़ीकरण में शहीदों की मूर्तियां खंडित करने वाली कंपनी के खिलाफ मुख्यमंत्री के आदेश पर तत्काल एफआईआर दर्ज कराई गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अफसरों की जवाबदेही में काम हो रहा था उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाए। सीएम योगी के आदेश पर कंपनी को तत्काल प्रभाव से ब्लैकलिस्ट करते हुए उससे काम भी वापस ले लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि शहीदों का अपमान कतई स्वीकार्य नहीं है, ऐसी लापरवाही करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। सीएम योगी ने शहीदों की मूर्तियों को तत्काल सम्मानजनक तरीके से सही जगह पुनः स्थापित करने का भी आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश में प्रयागराज जिले में साउथ मलाका क्षेत्र में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक निर्माणाधीन मकान अचानक भर भरा कर गिर गया। हादसे के बाद इलाके में अफरा तफरी का माहौल बन गया और आसपास के लोग
दहशत में आ गए। प्राप्त जानकारी के मुताबिक मकान के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया और पुलिस प्रशासन को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक टीम मौके पर पहुंची और रेस्क्यू ऑपरेशन तेज कर दिया गया। मलबा हटाने के लिए जेसीबी और अन्य संसाधनों की मदद ली जा रही है ताकि जल्द से जल्द फंसे लोगों को बाहर निकाला जा सके। अधिकारियों के अनुसार अभी यह स्पष्ट नहीं हो सका है कि मलबे में कितने लोग फंसे हैं। हालांकि प्राथमिकता राहत और बचाव कार्य को तेजी से पूरा करने की है। स्थानीय प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे मौके पर भीड़ न लगाएं और बचाव कार्य में सहयोग करें। फिलहाल स्थिति पर लगातार नजर बनाई जा रही है और हादसे के कारणों की जांच भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पिछले 9 वर्षों के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अभूतपूर्व परिवर्तन देखने को मिला है। योगी सरकार ने इस दौरान न केवल आधारभूत ढांचे को मजबूत किया बल्कि डिजिटल हेल्थ, आपात सेवाओं, मातृ शिशु देखभाल समेत स्वास्थ्य सेवा के हर क्षेत्र में नई ऊंचाइयों को छुआ है। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश आज कई स्वास्थ्य मानकों पर देश में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है। योगी सरकार ने प्रदेश में डिजिटल हेल्थ के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए 5 करोड़ 76 लाख से अधिक इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड तैयार किए हैं। ये रिकॉर्ड पंजीकृत कर प्रदेश ने देश में पहला स्थान प्राप्त किया है। आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड़ 31 लाख परिवारों के 5 करोड़ 60 लाख के करीब लाभार्थियों के कार्ड बनाए गए हैं। 9 करोड़ से अधिक लोगों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क चिकित्सा सुरक्षा कवच भी प्रदान किया गया है। कानपुर में कल्याणपुर थाना क्षेत्र के गुबा गार्डन इलाके अंतर्गत सीवर टैंक की सफाई करते समय बाप बेटे की जहरीली गैस की चपेट में आने से मौत हो गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मचा दिया और मृतक के परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। जानकारी के अनुसार जावेद और उनका बेटा आकिब कल्याणपुर क्षेत्र में एक सीवर टैंक की सफाई करने के लिए उतरे थे। टैंक के भीतर जमा जहरीली गैस का प्रभाव इतना तीव्र था कि दोनों मजदूर देखते ही देखते बेहोश हो गए। जब काफी देर तक अंदर से कोई हलचल नहीं हुई तो स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और प्रशासन को सूचना दी। हादसे की जानकारी मिलते ही प्रशासन में हड़कंप मच गया। मौके पर भारी पुलिस बल के साथ सीएफओ दीपक शर्मा, डीसीपी, एसीपी, स्थानीय थाना प्रभारी, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस पहुंची। काफी मुशक्कत के बाद दोनों को टैंक से बाहर निकाला गया। तुरंत एम्बुलेंस के जरिए हैरेड अस्पताल भेजा गया। अस्पताल में डॉक्टरों ने परीक्षण के बाद दोनों को मृत घोषित कर दिया। कल्याणपुर के एसीपी आशुतोष यादव ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि प्रथम दृष्टया मौत का कारण सीवर टैंक के अंदर मौजूद जहरीली गैस का रिसाव लग रहा है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। गौरतलब है कि इस घटना ने एक बार फिर सीवर सफाई के दौरान सुरक्षा उपकरणों की अनिवार्यता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रसोई गैस बुकिंग पर फिर से नया अपडेट सामने आया है। कालाबाजारी रोकने और खपत के सटीक आंकलन के लिए रसोई गैस बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया गया है। उपभोक्ताओं को रसोई गैस से जुड़ी समस्याएं और बढ़ सकती हैं। उज्ज्वला लाभार्थियों को 16 दिन में छोटू सिलेंडर मिलेगा और अब 2 सिलेंडर वाले उपभोक्ता 35 दिन बाद गैस बुकिंग करा सकेंगे। रसोई गैस सिलेंडर के बुकिंग अंतराल में तेल कंपनियों ने बड़ा बदलाव किया है। नई व्यवस्था के तहत अब उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए रिफिल बुकिंग के समय सीमा अलग तय कर दी गई है और अब 5 किलो का छोटू सिलेंडर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 16 दिन में और जबकि सामान्य उपभोक्ताओं को 9 दिन में मिल सकेगा। गैस की कालाबाजारी रोकने और खपत के सटीक आंकलन के जारी इस नई सूची का सबसे बड़ा असर जिले के 3,41,000 उज्ज्वला लाभार्थियों पर पड़ेगा। गैस सिलेंडर की किल्लत और जमाखोरी पर लगाम लगाने के लिए तेल कंपनियों ने सॉफ्टवेयर में बड़े तकनीकी बदलाव किए हैं। अब 2 सिलेंडर वाले ग्राहकों को रिफिल बुक करने के लिए कम से कम 35 दिनों का इंतजार करना होगा और वहीं 1 सिलेंडर वाले उपभोक्ताओं के लिए यह समय सीमा 25 दिन तय की गई है। जिला पूर्ति अधिकारी आनंद कुमार के मुताबिक यह नई व्यवस्था तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है। मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे पर 31 मार्च से सफर महंगा होने वाला है। हल्के और भारी वाहन सभी पर 5 से 45 रुपए तक टोल टैक्स बढ़ाया गया है। नई दरें 31 मार्च की मध्य रात्रि से लागू होंगी। टोल की दरों में कुल मिलाकर 5 रुपए से 45 रुपए तक की वृद्धि हुई है। एनएचएआई के निर्देशानुसार एक्सप्रेसवे पर मेरठ से सराय काले खां तक टोल वसूली होती है और कार, जीप, वैन जैसे हल्के वाहनों से अब 170 रुपए की बजाय 175 रुपए लिए जाएंगे और 24 घंटे में वापस लौटने पर 255 रुपए की जगह 265 रुपए देने होंगे। टोल दरों में यह वृद्धि यात्रियों और माल ढुलाई दोनों पर अतिरिक्त वित्तीय भार डालेगी। विशेषकर उन लोगों पर अधिक असर पड़ेगा जो नियमित रूप से एक्सप्रेसवे का उपयोग करते हैं। व्यावसायिक वाहनों के लिए भी लागत में बढ़ोतरी होगी। यह वार्षिक समायोजन वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए प्रभावी होगा।
सोनभद्र जिले के कर्मा थाना क्षेत्र के करकी माइनर के पास रॉबर्टगंज मिर्जापुर मुख्य मार्ग पर दर्दनाक हादसा हो गया। यहां दो बाइक की आमने सामने की भयानक टक्कर हो गई और हादसे में दंपत्ति समेत 3 की मौत हो गई। दंपत्ति जौनपुर के निवासी थे। हादसे में 2 अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। उनका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा है। प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार सिंह ने बताया कि सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचे। आवश्यक कार्रवाई की गई। तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और परिजनों को घटना की सूचना दे दी गई है। क्षेत्र में कानून व्यवस्था सामान्य है। फिलहाल उत्तर प्रदेश के समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।